हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस लॉ का लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 6 तक हमने गाउस लॉ के एप्लीकेशंस यानी कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग टोटल पढ़ लिए थे। ठीक है, लास्ट प्लेट वाला हमने पढ़ा था, परत वाला। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कुछ छोटे मोटे टॉपिक और दे रखे, तो कुछ टॉपिक आज की वीडियो में कवर करता हूँ। एक आध टॉपिक अगर कोई बचेगा तो मैं लास्ट एक और वीडियो बना के उसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल के साथ उसमें दे दूंगा सारा। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक टॉपिक अलग से, और उस टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल। सबसे पहला सवाल ये कि हेडिंग को एक बार ढंग से समझो। आवेशित चालक मतलब ऐसा कोई चालक है जिसको आवेश दिया गया है कि सतह पर विद्युत बल, मतलब अगर किसी चालक को मैं आवेश दूं और आवेश देने के बाद उसकी सतह पर बल लगेगा या नहीं लगेगा। पहला सवाल यह है कि किसी चालक को मैं आवेश दूं तो उसकी सतह पर बल लगेगा नहीं लगेगा। दूसरा सवाल यह है कि बल लगेगा तो कितना लगेगा और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल। इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें छोटी छोटी चीजें कई आएंगी। देखो, जैसे मान के चलो कोई आवेशित चालक है, गोला है, खोखला गोला लेना है यहां पे। ठीक है, ठोस क्यों नहीं लेना उसका मैं कारण बताऊंगा। अभी देखो, ये खोखला गोला ले लिया और इसकी सतह पे मैंने दे दिया आवेश। आवेश इसकी सतह पर, इसको आवेश देंगे तो सिर्फ इसकी सतह पर फैलेगा, सिर्फ इसकी सतह पे आवेश फैलेगा। अब देखो, इसके बीच में मान के चलो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, निर्वात है। इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है यानी कि निर्वात है। एयर भी भर सकते हैं और कोई मीडियम भी भर सकते हैं। ये खोखला गोला है। अगर मैं ठोस गोला लूं, ये मैंने ठोस गोला ले लिया, सॉलिड स्फीयर। अब इसमें जो आवेश होगा ना वो पूरे आयतन में फैलेगा। इसमें तो सिर्फ बार बार के पृष्ठ पर, और इसमें पूरे आयतन में फैलेगा। जैसा कि हमने गाउस लॉ के एप्लीकेशंस में पढ़ा है, ऐसे पूरे आयतन में आवेश फैल जाएगा इसमें। ठीक है, सवाल यह है इस स्थिति में बल लगेगा या इस स्थिति में बल लगेगा, कब क्या कंडीशन होगी वो हमको बतानी है। तो पहले मैं इसको बताता हूं। देखो, इसके अंदर आवेश है तो इसका जवाब है कि इस गोले के अंदर या इस चालक में आवेश है। दूसरी चीज, अगर आवेश है तो दो आवेशों के बीच में, भाई एक ही आवेश होगा तो वो किस पे बल लगाएगा, यहां पे एक से ज्यादा आवेश है तो दो आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में हमेशा बल लगता है, विद्युत बल लगता है। और समान आवेश है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला धनावेश इस वाले धनावेश को प्रतिकर्षित करना चाहिए, मतलब इस पे इधर बल लगाना चाहिए। ये वाला धनावेश इस वाले धनावेश पे इधर बल लगाना चाहिए और ये इस पे इधर लगाना चाहिए। तो ऐसे करके इस पे बल लगना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में बल लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? भाई आवेश है, सब कुछ है, तो फिर बल क्यों नहीं लगेगा? तो इसका जवाब हमको चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट जो चैप्टर था उस चैप्टर में मिलेगा। कहां कि मान के चलो ये धातु की प्लेट है, भाई पूरा चालक है, पूरा चालक है तो चालक सतह हो गई। इस पर अगर दो आवेश, एक यहां पर और एक यहां पे, 1 मीटर कितनी भी दूरी पर रखें, कोई भी दूरी दे दे, स्मॉल r दूरी पर Q1 Q2 चार्ज रखे हैं, तो बताओ इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो इसका जवाब होगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R²। इतना फोर्स इनके बीच में लगेगा। बताओ लगेगा नहीं लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि F बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे एप्सिलॉन R आएगा और ये धातु है, धातु के लिए एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है। यहाँ पे अनंत लिखेंगे, अनंत का भाग 1 में लगाएंगे तो F बराबर क्या आएगा? 0। तो धातु की प्लेट पे जब दो आवेश रखे हों तो उसके बीच उन आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल कितना होता है? 0। मतलब बल नहीं लगता। कुल मिला के बात यह है। अब सुनो, बल नहीं लगा तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर जो है वो पूरा धातु का है, ठोस है।
अगर इसको आवेश देंगे तो पूरे में फैलेगा और ये आवेश लेकिन एक दूसरे पर बल नहीं लगाएगा सॉलिड के अंदर। तो ये तो हो गई सॉलिड की बात जहां बल लगेगा ही नहीं, जबकि हमारा टॉपिक क्या है, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल। यहां लग नहीं रहा, अब खोखले की बात कर लेते हैं। यहां पे बहुत सारे आवेश हैं, देखो ये खूब सारे आवेश हैं। ये मैं गोले बना रहा हूं जिससे कि बल को मैं शो कर सकूं। अब यदि मैं इन दोनों आवेशों की बात करता हूं, इसकी और इसके सामने वाले की, तो इन दोनों के बीच में मुझे बताओ, यहां से यहां तक इनके बीच में कोई धातु है या फिर निर्वात है? तो इनके बीच में निर्वात है, और निर्वात है तो बल लगेगा। कितना लगेगा? इतना। ठीक है, अगर धातु होती तो कितना? 0, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन आर आता है, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। तो यहां इनके बीच में बल लगेगा प्रतिकर्षण बल ऐसे। अब इन दोनों के बीच में बल लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। इनके बीच में बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इनके बीच में लगेगा, इनके बीच में लगेगा, इनके बीच में, ऐसे ये वाला प्रत्येक आवेश, प्रत्येक अदर आवेश पर बल लगाएगा। ऐसे करके इन पर बल लगेगा। ठीक, जब इस पर बल लगेगा तो ये वाला आवेश सब पे बल लगा रहा है, तो इसके नीचे वाला भी सब पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, और ये सब एक दूसरे पे बल लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब समझो ऐसे बल लगेंगे बहुत सारे। तो इसकी सतह पर जितने भी आवेश होंगे, यहां पे एक आवेश था, एक आवेश, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, इस पर बहुत सारे बल लगेंगे। देखो इसके जस्ट सामने वाला इस पे इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर, 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 सभी दिशाओं में इस पे इस तरीके से बल लगेगा। लेकिन पीछे की तरफ नहीं लगेगा, पीछे की तरफ तब लगता जब कोई इधर से बल लगाता। तो ये जो बल है ये अदर आवेशों की वजह से लग रहा है ऐसे। तो ये सभी बल कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, 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 इन दिशाओं में बल लगेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान के चलो एक आवेश ये था, इस पर एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, ऐसे करके बहुत सारे बल लग रहे हैं इस पर। भले ही एक ऊपर और एक नीचे भी लगा दो, ऐसे बल लग रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो बहुत सारे सवाल करवाए मैंने, ये यहां पे जो आवेश है, इस आवेश पर नेट बल किधर आएगा? तो इसका जवाब है, इस पर नेट बल इस दिशा में आएगा। ये दिशा होगी चालक की सतह के लंबवत। मतलब यहां पे जो नेट बल आएगा ना, वो ऐसे आएगा कि इसके केंद्र से इसको मिलाएंगे ऐसे, तो बिल्कुल केंद्र से मिलाते हुए जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है, एक बार इधर समझ लो कि अगर ये गोला है, खोखला गोला, यहां पे कोई एक आवेश है, तो इस आवेश पर परिणामी बल किधर लगेगा? तो परिणामी बल लगेगा इस मध्य बिंदु से, इसको मिला दो, ये परिणामी बल होगा। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे इस जगह पर एक दूसरा आवेश है, इस आवेश पर परिणामी बल तो बहुत सारे लगेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर नीचे सब जगह लगेंगे इसकी तरह ही, बट परिणामी बल किधर लगेगा? तो मध्य बिंदु को इससे मिला दो, इधर परिणामी बल। यहां पे कोई आवेश हुआ तो इस पर परिणामी बल ऐसे लगेगा, यहां पे कोई आवेश हुआ तो इस पर परिणामी बल ऐसे, और यहां पे हुआ तो ऐसे, यहां पे ऐसे, इस तरीके से बल लगेंगे। ये जो दिशा है ना, बल की दिशा, सभी आवेशों पर बल की दिशा, ये है चालक की सतह के लंबवत। अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाएं तो स्पर्श रेखा के साथ ये बल 90 डिग्री कोण बनाएगा। मतलब ये है कि चालक की सतह के लंबवत दिशा में बल लगेगा। किसमें? खोखले गोले में। खोखले गोले में, जिसको हम गोलीय कोष भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? गोलीय कोष। गोलीय कोष पर बल लगेगा। ठोस गोले के अंदर जो आवेश है वो एक दूसरे पे बल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है? मेटल, यानी कि धातु है, और धातु के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है, इसलिए बल नहीं लगेगा, जबकि यहां पे बल लगेगा। तो हमारे पास कुछ सवालों के जवाब हमको मिले। तो आवेशित चालक की सतह पर बल लग सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। किसमें? खोखले गोले में या गोलीय कोष में बल लग सकता है। किधर लगता है? गोले की सतह के लंबवत। किधर लगता है? चालक की सतह के लंबवत। दो चीजों के जवाब मिल गए। अब आते हैं तीसरे, और तीसरा जवाब यह है कि बल लगता है तो भैया कितना बल लगता है, उसका मान कितना होगा, परिमाण कितना होगा, ये हम निकालेंगे। देखो कुल बल
गोले की सतह पर कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं यहां मान लेता हूं, तुम लैंग्वेज बना के लिखें इसको। माना एक गोलीय कोष है, माना एक गोलीय कोष है, गोलीय कोष की सतह पर कुल स्मॉल क्यू आवेश है। कुल चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। इस गोलीय कोष की त्रिज्या स्मॉल आर है। गोलीय कोष की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो गोलीय कोष पर आवेश तो है स्मॉल क्यू और इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। ये हम मान लेते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। देखो, इसे स्मॉल क्यू आवेश दिया गया और ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। देखो, यहां पे हम एक गोलीय कोष मान लेते हैं। ये गोलीय कोष मान लिया, ध्यान से समझना इसको। इस गोलीय कोष को आवेश देंगे तो इसकी बाह्य सतह पर आवेश फैल जाएगा। इसकी बाह्य सतह पर आवेश फैल चुका है, ठीक है। इसको, इस पे जो टोटल आवेश दिया है वो कितना है? स्मॉल क्यू। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो मैं इसकी त्रिज्या को यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको डायग्राम में कुछ और बनाना है। त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी तो हमको क्या लेनी है? स्मॉल आर। अब देखो, अब हम यहां पे दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट ले रहा हूं मैं इसके बीच में और एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पे। और इन पॉइंट्स को लेने से पहले हम यहां पर एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश का मतलब है पूरे गोले का एक छोटा सा हिस्सा, ज्यादा भी छोटा नहीं बट पूरे गोले की तुलना में छोटा। इस अल्पांश का क्षेत्रफल है dA। पूरे का क्षेत्रफल a है तो इसका है dA। और इस पर आवेश कितना होगा? dq। इस पर आवेश कितना? dq। इसका क्षेत्रफल dA। और मैं इसका नाम देता हूं, pq दे दो, ab दे दो, कुछ भी दे दो, ab। इसका नाम मैंने दे दिया ab। और इस जगह पे मैं लिख देता हूं c। तो अब गोला, ये जो गोलीय कोष है दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तो इसका हिस्सा है ab और दूसरा हिस्सा है बचा कुचा पूरा। कौन सा? ACB। मतलब ये ठोस गोला है, ना कि वृत्त। ऐसे गोला है कंप्लीट। तो इसमें से एक वृत्ताकार टुकड़ा मैंने निकाल दिया, ये अलग हो गया। ये वृत्ताकार टुकड़ा था AB। अभी ये डायग्राम 2D में है इसलिए AB से काम चल जाएगा वृत्ताकार। ये AB है, बचा कुचा हिस्सा है ACB, ठीक है। अब मैं दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट तो इसके बीच में, बीच का मतलब जस्ट बीच नहीं है, कहीं भी इनके बीच में, यहां पे कहीं भी, बट डायग्राम अच्छा बन जाए इसलिए मैंने बीच में ले लिया है थोड़ा सा। एक यहां पे ले लिया। ये दो टुकड़े मैंने क्यों लिए, इसका कारण समझो। हमको ये निकालना है कि ये जो छोटा सा हिस्सा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से, इस छोटे से हिस्से पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और बचे कुचे पूरे गोले से कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये निकालने के लिए मैंने दो पॉइंट ले लिए और इससे ही निकल जाएगा। देखो, तो समझ में आया दो पॉइंट क्यों लिए। इस पॉइंट का नाम मैं x पॉइंट डाल देता हूं, x, और ये है पॉइंट y, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मानना है, माना ACB द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ACB द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 तथा AB द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, AB द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 है। तो इसमें दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला हिस्सा और एक दूसरा ये वाला हिस्सा। इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तो है E1, इधर भी होगा और इधर भी होगा। इस वाले हिस्से की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर होगा और इस पीछे की साइड आते हैं तो इधर होगा। इसका नाम है E1 और इस छोटे से हिस्से की वजह से था E2, ठीक है। अब देखो, तो दो हिस्से कौन कौन से, उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितने हैं ये क्लियर कर लो ढंग से एक बार। E1 व E2 है। अब हम आते हैं पहले अंदर वाले पॉइंट पे। x बिंदु के लिए हमको निकालना है नेट विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? नेट विद्युत क्षेत्र, मतलब E इक्वलेंट।
कौन से पॉइंट पर? x बिंदु पर। E इक्वलेंट 4x, इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो देखो यहां पर ध्यान समझना, इस बिंदु पर इस पूरी सतह की वजह से, इस पूरी सतह की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर आएगा भाई? ये पूरी सतह है, यहां पे एक बिंदु है और इधर वो दूसरा हिस्सा है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है E1 और इसकी वजह से है E2। तो E1 की पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ आती है, तो इससे तो विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में E1 और इससे विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में कितना? E2। तो इधर E1 इधर E2। तो इस पॉइंट पर x बिंदु पर E1 की डायरेक्शन तो इधर होगी और E2 की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। बोलो ये डायरेक्शन क्लियर हुई क्या नहीं? ये डायग्राम अच्छे से समझ लो। पॉजिटिव चार्ज से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे कहीं भी बिंदु लूं मैं, यहां पे बिंदु ले लिया, मुझे पता लगाना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को इस बिंदु से मिलाओ और बाहर की तरफ तीर बना लो। अगर यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता और मुझे पता करना है इस बिंदु पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, किधर होगा, तो इसको मिलाऊंगा और अंदर की तरफ कर दूंगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव के अंदर की तरफ। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई क्लियर? पहले भी ये मैं चीजें समझा चुका हूं, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं, वापस देख लो। अब सुन, ये डायग्राम मिटा रहा हूं, इसको समझाने के लिए बनाया था। देखो E इक्वलेंट 4x पॉइंट, x बिंदु पर E इक्वलेंट का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगे घटेंगे, तो इसका जवाब है घटेंगे। सदिश राशियां विपरीत दिशा में तो घटेंगी, घटेंगी तो कितना? E1 माइनस E2। सही है? चूंकि x बिंदु गोले के अंदर है, चूंकि x बिंदु गोले के अंदर है, जहां नेट विद्युत क्षेत्र हमेशा, जहां नेट विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, जहां नेट विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। हमेशा शून्य होने का मतलब है भाई, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े, वहां पे मैंने खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकाला गाउस के नियम से, तो याद होगा कि यहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अंदर निकालेंगे तो ऐसे गाउसियन पृष्ठ बना, गाउसियन पृष्ठ के अंदर समेशन Q बराबर क्या आया था? 0, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गया था? 0। ये पुरानी वाली वीडियो में देख लें तुम कैसे निकाला था। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि E इक्वलेंट 4x बराबर 0। अब यदि मैं इस और इस इक्वेशन को एक साथ लिखूं तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? इक्वलेंट की जगह 0 लिख दो, इक्वलेंट x की जगह 0, E1 माइनस E2। तो 0 बराबर E1 माइनस E2। यहां से एक चीज पता चल जाएगी हमको, अतः E1 बराबर E2। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तो छोटे से हिस्से की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालो या पूरे की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालो, दोनों कैसे आएंगे? बराबर। दोनों कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। ये हमको यहां से पता चला, किस पॉइंट की वजह से पता चला? वो पॉइंट है x। अब हम y पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमको इनका मान बताएगा। इसने तो सिर्फ ये बताया है कि ये दोनों बराबर होंगे। अब y पॉइंट पे जब निकालेंगे तो वो इसका एग्जैक्ट मान बता देगा कि इसका मान इतना होता है। देखो y बिंदु पर, x बिंदु के लिए, अब y बिंदु के लिए, y बिंदु के लिए, y बिंदु के लिए निकालते हैं। तो y बिंदु कहां है? ये रहा। इस y पॉइंट पर, ये y ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ये y बिंदु है। ठीक है, y बिंदु पर देखो अभी स्थिति ऐसे है, ये तो कौन सा हिस्सा है? ACB, और ये कौन सा हिस्सा है? AB, और y बिंदु यहां पर है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसकी वजह से E2। तो बताओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की ओर, मतलब E1 की डायरेक्शन इधर। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से भी बाहर की ओर इधर E2। दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं तो प्लस होगा, प्लस कर दो। E इक्वलेंट 4y
बराबर कितना, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 दोनों जुड़ गए। अब देखो, चूंकि गोले के बाहर, जैसे इसमें गोले के अंदर कितना था, 0, चूंकि गोले के बाहर नेट विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है, नेट विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E इक्वलेंट 4 बराबर K कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। अगर ये r दूरी पर है तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। इस बाई पॉइंट को, अगर ये यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है तो स्मॉल r आ जाएगा, और अगर मैं बाई पॉइंट को बिल्कुल यहीं पे लेता हूं इसके पास में, तो ये वाली दूरी स्मॉल r है तो स्मॉल r हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। और ये से थोड़ा सा दूर है, जैसे ये गोला है जिसकी त्रिज्या है 10 मीटर, और मैं इसको 10.001 मीटर लेता हूं तो भी मैं उतना ही ले सकता हूं, तो ये गोले के थोड़ा सा ही बाहर है, ज्यादा बाहर नहीं, ठीक। इक्वलेंट 4 KQ अपॉन r स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों से अतः E1 प्लस E2 बराबर KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है बात। अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसमें ऊपर नीचे 4 पाई से गुणा कर देता हूं। ऐसा करने के पीछे एक वजह बताऊंगा। 4 पाई अपॉन 4 पाई, जैसे ही 4 पाई से गुणा करूंगा तो यहां पे आ जाएगा E1 प्लस E2 बराबर 4 पाई के Q अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा गोला है जिसकी त्रिज्या, अब मैं इसकी त्रिज्या शो कर देता हूं यहां पे, ये देखो इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, तो इसका बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, और इसका पूरा क्षेत्रफल a है, मान के चलो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है a, तो इसके क्षेत्रफल a बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 4 पाई r स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, a, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, a। तो यहां से क्या निकल के आया, 4 पाई के इंटू Q अपॉन में a, ठीक। अब मुझे एक चीज याद करके बताओ, चूंकि Q अपॉन a की जगह में लिख सकता हूं सिग्मा, Q अपॉन a की जगह में क्या लिख सकता हूं, सिग्मा, और एक फॉर्मूला होता था, चूंकि K बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K बराबर क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 4 पाई को ऊपर ले जाऊं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकता हूं, 4 पाई K, सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 4 पाई K। 4 पाई K कहीं पे आ रहा है तो उसकी जगह में लिख सकता हूं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कहीं पे Q अपॉन A आ रहा है तो इसकी जगह में लिख सकता हूं सिग्मा। ये मान लिखो तो क्या आएगा, देखो ये मान लिखने के बाद क्या आएगा, E1 प्लस E2 बराबर E1 प्लस E2 बराबर, देखो 4 पाई K की जगह क्या लिखना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन A की जगह क्या लिखना है, सिग्मा। तो मैं इसको लिख देता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात आई समझ में, यहां तक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में इसकी जगह लिख सकता हूं। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर, ये तो थी इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनली मुझे E1 और E2 का मान पता चल चुका है। कैसे पता चल चुका है, देखो E1 E2 दोनों बराबर है, E1 और E2, मुझे एक्चुअल में E1 का मान निकालना है, मुझे एक्चुअल में किसका मान निकालना है, E1 का। ACB द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 का मुझे मान निकालना है, ठीक है। तो E1 ही इंपॉर्टेंट है, और E1 E2 बराबर है, तो मैं E2 की जगह E1 लिख सकता हूं। तो यहां पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकता हूं मैं, E1 प्लस E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो ये क्या आ गया, 2E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो E1 का मान आ गया। अब E1 क्या था, इतना E2 आएगा, क्योंकि E1 E2 दोनों बराबर हैं। तो E1 E2 का मान हमको पता चल गया। E1 क्या है, A
सी बी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। आर दूरी पर कौन है, ए बी, मतलब ए सी बी द्वारा ए बी पर आपतित विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह एसीबी द्वारा एबी पर आपतित विद्युत क्षेत्र है। आपतित क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब इसको एक बार नोट कर लें, और नोट करने के साथ साथ इसमें दो चीजें काम आएंगी, और वो क्या है, पहली चीज तो काम आएगी, समीकरण नंबर 2 काम आएगा, और E1 का और E2 का मान काम आएगा। दो चीजें ढंग से याद रख लेना, ठीक है। मैं जब इसको सॉल्व कराऊंगा आगे, तो उस समय बोलूंगा कि समीकरण 2 से समीकरण 3 से तुमको समझ जाना है कि समीकरण 1 कौन सा था और समीकरण 2 कौन सा था। इसके साथ साथ E1 और E2 का मान भी कितना कितना था। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको समझो, समीकरण 2 और वो याद होने चाहिए तुमको। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसे लिखना, अब हम एसीबी द्वारा एबी पर अल्पांश बल, अल्पांश इसलिए कह रहा हूं कि एबी अल्पांश हिस्सा है, अल्पांश बल की गणना करते हैं, जो कि dF है। भाई पूरा बल कितना होता है, F, तो इसका अल्पांश dF, ठीक है। अब देखो यहां पर जो चालक था, ऐसे चालक है, इस चालक का अल्पांश ये था, ये वाला अल्पांश था, और A, B और यहां पर C, ठीक है। ACB तो पूरा हिस्सा है इसका, ये तो पूरा हिस्सा है, और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट के अलग कर दिया है, जो कि कौन सा है, AB। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो ये जो ACB हिस्सा है, इस AB पर कितना विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा, उसका जवाब है E1 विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा। इस पर इसका क्षेत्रफल कितना है, dA, और इसका आवेश कितना है, dQ, ठीक है। अब यदि एक्चुअल में स्थिति क्या है, स्थिति ये है, देखो ये तो है ACB, इसके सामने रखा है AB। बोलो ये स्थिति अलग कर सकते हैं ऐसे हम, इस पे पूरे पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, जो कि कितना माना है हमने, dF। यहां पे आवेश कितना है, dQ, क्षेत्रफल dA, इस पे विद्युत क्षेत्र कितना, E1। अगर मान के चलो E विद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश रखा है, E विद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश रखा है, तो उस पर बल F बराबर कितना बल लगता है, QE। F बराबर कितना बल लगता है, QE। लेकिन यहां पे बल F नहीं है, dF है, तो आवेश भी क्या है, dQ इंटू E, E की जगह क्या आएगा, E1। यहां पे क्या, dQ पर ACB द्वारा बल निकालो कितना, dF बराबर dQ, सॉरी QD लिख दी, dQ इंटू E1। अब E1 का मान लिख दो और dQ का मान लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहां से आगे, चूंकि dQ का मान, dQ, अब फिर से इसका मान निकालना सीख लो, dQ का मान कैसे निकाल, Q बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन A, तो dQ बराबर सिग्मा अपॉन में dA, ठीक है। तो dQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन में dA, ठीक, इनटू dQ की जगह नहीं उल्टा लिख दिया, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो यहां से यहां सिग्मा बराबर क्या होगा, dQ अपॉन में dA। तो यहां से हम dQ की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू dA,
ये डी क्यू का मान आ गया। डी क्यू का मान वापस लिख रहा हूं, मिस्टेक हो गई थी। देखो डी क्यू बराबर सिग्मा डॉट डी ए, ये तो डी क्यू का मान आ गया। E1 का मान कितना है? E1 बराबर हमने निकाला था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये E1 का मान था। अब इन दोनों मानों को हम इसमें रखते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो डी एफ बराबर डी क्यू का मान सिग्मा डॉट डी ए इंटू E1 का मान सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब आसान इसको सॉल्व करना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे डी एफ बराबर सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डी ए, ये आ गया अल्पांश बल। अब मुझे एक बात बताओ, छोटे से टुकड़े पर लगने वाला बल हमने इतना निकाल लिया, हमको चाहिए पूरे चालक पर कुल बल कितना लग रहा है। तो कुल बल निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, जैसा कि हम करते आए अब तक। तो संपूर्ण चालक पर बल के लिए समाकलन करने पर, समाकलन करो और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, टोटल जो कंडक्टर है इस पे टोटल फोर्स निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एफ का, तो एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे कौन बताएगा कि इंटीग्रेशन डी ए का मान कितना होगा। भाई एक अल्पांश ये रहा, एक अल्पांश यहां पर ले लो, एक अल्पांश यहां पे ले लो, एक अल्पांश यहां पे ले लो, एक ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बनाए। सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग पूरे गोलीय चालक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, यहां इंटीग्रेशन डी ए का मान होगा गोलीय चालक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। यहां 2 से 4 कट जाएगा तो F बराबर कितना, 2 पर आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पे क्या बचा, 2 तो आगे ले लिया, पाई आर स्क्वायर। इसको और मैं कैलकुलेशन करके लिख देता हूं, F बराबर 2 पाई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स लगेगा पूरे गोले पर। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्चुअली फोर्स का मान, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इस फोर्स को थोड़ा अलग दिखाया गया है बुक में। अब एक्चुअल में वो अलग नहीं है, एक्चुअल में वो कैसे दिखाया गया मैं बताता हूं तुमको। देखो एक्चुअल में कैसे दिखाया गया उसको समझो। सबसे पहले तो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से क्या माना है, यहां y बिंदु बाहर की तरफ था, y पर कुल विद्युत क्षेत्र, यहां y पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना था, E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको तुम्हारे सिलेबस में E मान लिया, माना, इसको हम क्या मान लेते हैं, E मान लिया। जब इसको E मानते हैं तो यहां से सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू E। सही है, ये मान उठा के यहां पे लिख दो। इसको मैं डाल देता हूं, समीकरण 2 तक पहले हो गए थे, समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3 हो गई। ये मान उठा के इसमें रख दो, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आना चाहिए आ जाएगा। देखो क्या आएगा, F बराबर 2 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी ले लिया मैंने। अब बचा सिग्मा स्क्वायर जिसका मान ये लिखो, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का होल स्क्वायर करो तो F बराबर कितना, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो फोर्स कितना आया, F बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए। तो आंसर एक ही है, पर तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्या कलाकारी की है सिलेबस वालों ने, जिन्होंने भी सिलेबस बनाया है उन्होंने
बाई बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र है उसको ई मान लिया और इसमें ई के पदों में सिग्मा का मान रख दिया और ये फोर्स का आंसर आ गया। चीज दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं। ये तो निकल गया कि किसी कोई गोला है, गोले पे सभी आवेशों की वजह से सभी दिशाओं में ऊपर भी बल लगेगा, इधर भी लगेगा, नीचे भी लगेगा, इधर इधर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, इतना। टोटल इसकी सतह पर इतना फोर्स लगेगा, ये पता चला हमको। अब बल पता चल गया, अगर हमको बल पता हो तो हम दाब भी निकाल सकते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका दाब और निकाल के बताता हूं, ठीक है, कि गोले की सतह पर विद्युत बल के कारण कितना दाब होगा। किया नोट? ठीक। देखो, अगर हमको दाब निकालना पड़े, प्रेशर कितना होगा, तो दाब भी निकालो। दाब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग ये रहेगा, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब। तो दाब कैसे निकलेगा, देखो दाब कैसे निकालते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब फोर्स अपॉन में एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, बोलो होता है नहीं होता। तो P बराबर F अपॉन ए। प्रेशर P बराबर F कितना है, 2 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन में एरिया। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बार बार का टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय होता है, इसका बार बार का कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 1/2 आ गया। तो P बराबर कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये इतना दाब लगेगा। तो हमने क्या क्या निकाल दिया, आवेशित चालक की सतह पर बल भी इसी वीडियो में हो गया और आवेशित चालक की सतह पर दाब भी निकल चुका है। तो इसको एक बार नोट कर लें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, या फिर हम इसको विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो जहां पे भी तुम ये शब्द सुन लो ना, स्थितिज ऊर्जा, तो एक्चुअल में क्या है, कार्य है। एक्चुअल में क्या है ये, कार्य। कार्य कैसा, किसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य है ये। कैसा कार्य है ये, किसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। और यहाँ पे हम कोई गुरुत्वाकर्षण तो पढ़ नहीं रहे, यहाँ पे कौन सा बल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद्युत बल। तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य है ये। सबसे पहले इसको समझने के लिए एक्चुअल में हेडिंग समझो पहले, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ये कहना ये चाह रहा है कि कोई चालक है जिसको आवेश देंगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उस चालक के एकांक आयतन में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमको निकालनी है। और वो निकालने के लिए हम कार्य करेंगे किसके विरुद्ध, जिसकी हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। और किसकी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम कार्य करेंगे, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। ठीक है, देखो माना एक चालक है, एक वही खोखला गोला ले लो, गोलीय कोष है, माना एक गोलीय कोष है जिसे स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, जिसे कितना आवेश दिया गया है, स्मॉल क्यू, जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। अभी इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। मतलब एक गोला है, ये देखो एक गोला है, इसकी अभी जो त्रिज्या है ना, वो इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। ठीक, अभी त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है और इसको मैंने आवेश दे दिया। अब आवेश देने की वजह से एक्चुअल में क्या होता है, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इस पे ऐसे बाहर की तरफ इस गोले पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा ये हमने अभी अभी निकाल लिया था। ऐसे इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है। ये जो फोर्स है ना, ये है Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि विद्युत बल। इसका मान कितना होता है, अभी अभी हमने निकाला था 2 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कितना, 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी इसका हमने मान भी निकाल लिया। इस पर इतना बाहर की तरफ विद्युत बल लगेगा। अब यदि हमको इसके पूरे आयतन में जितनी भी स्थितिज ऊर्जा है टोटल निकालनी है, तो उसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा इसके विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब बल लग रहा है बाहर की तरफ, तो तुम कार्य करो अंदर की तरफ। मतलब ये है कि इसको ऐसे पिचकाने का प्रयास करो, ऐसे
और इसकी त्रिज्या को घटा के अल्पांश घटा देते हैं, यानी कि इसमें dr कमी कर देते हैं। तो अब इसकी जो त्रिज्या घट के कितनी रह गई, कोई बता सकता है? त्रिज्या रह गई r माइनस dr, और पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी पूरी r, इसको और इसको जोड़ोगे तो r आ जाएगा, क्योंकि r माइनस dr है, प्लस dr करोगे dr से dr कट के r आ जाएगा। हम इसकी थोड़ी सी त्रिज्या कम कर देते हैं। तो तुम लैंग्वेज लिख लेना, माना एक गोलीय कोश की को स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब इस पर विद्युत बल Fe बाहर की ओर क्रियाशील होगा, इसके केंद्र से बाहर की ओर क्रियाशील होगा। अब हम बाह्य बल विद्युत बल के विरुद्ध लगाकर इसकी त्रिज्या को dr कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं? dr। तो हम जो बाह्य बल लगाएंगे ना, वो इस दिशा में होगा, ऐसे अंदर की तरफ हम इसको एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगाएंगे। तो ये हो गया Fext, मतलब F एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य बल। ये बाह्य बल हमने अंदर की तरफ लगाया, तो इसकी त्रिज्या में dr कमी हो गई। तो देखो त्रिज्या या आयतन, त्रिज्या में कमी हुई तो आयतन में भी कमी हुई। आयतन घटाने में विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल लिख सकते हैं के विरुद्ध किया गया कार्य। अच्छा मुझे बताओ, हमने घटाई क्यों, बढ़ाई क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ा तो ये खुद ही रहा है, तो ऑलरेडी हम इस पे बाहर बल लगाएंगे तो इसकी आयतन तो बढ़ जाएगा, त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके विरुद्ध कार्य होगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं। अगर बल ऐसे लग रहा है और हम भी इधर ही लगा रहे हैं तो इसकी दिशा में लगा रहे हैं, विरुद्ध कहां लगा रहे हैं? इस पे बल ऑलरेडी इधर लग रहा है, हम कहां लगा रहे हैं? अंदर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। हमको विरुद्ध कार्य करना है। वही स्थिति ऊर्जा होती है ऑलवेज। स्थितिज ऊर्जा कहीं भी निकालो, कहीं भी कोई से टॉपिक में निकालो, अगर तुमको किया गया कार्य पता है तो वही स्थितिज ऊर्जा है। वही क्या है? उसकी स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा शायद, जिसमें कि कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा, और थर्ड लेसन उसका सबसे पहला टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव या विभवांतर और स्थितिज ऊर्जा। पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे, मुश्किल से 4 या 5 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर है। आयतन घटाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं पूरा आयतन, इसका आयतन पूरा अगर b है, इसकी पूरी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r, तो इसकी त्रिज्या में कमी कितनी करी मैंने? dr। पूरा आयतन b है तो मैंने आयतन में कितनी कमी की? dv। अगर पूरी त्रिज्या को 0 कर दें तो कार्य w, तो अल्प कार्य करने में कितना? dw। तो यहां पे एक्चुअल में जो कार्य है, इतना सा घटाने में किया गया कार्य w है dw, तो इसका जवाब है dw, क्योंकि थोड़ा सा घटाया हमने इस पे बाह्य बल लगा के, इतनी हमने इसमें कमी कर दी। तो एक्चुअल में अब ये यहीं तक रह गया ये गोला, बाहर से इतना पिचका दिया हमने। तो देखो किया गया कार्य dw। कार्य कैसे निकालते हैं? बल इंटू विस्थापन। ये कौन सा बल है? F एक्सटर्नल है या Fe? तो इसका जवाब है Fe। क्यों? क्योंकि यहां पे वो बल आएगा जिसके विरुद्ध कार्य किया गया है। जिसके विरुद्ध क्या किया गया? कार्य। तो dw बराबर Fe। Fe की वैल्यू कितनी लिखो? 2 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सही है। ये अल्प कार्य डॉट dr भी तो आएगा, ये वाला dr। यह अल्प विस्थापन, यह अल्प विस्थापन में कार्य है। अल्प विस्थापन में कार्य। अब टॉपिक पढ़ो। टॉपिक ये है एकांक क्षेत्र में आयतन, एकांक क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन में। तो पहले पूरे आयतन में निकाल लो, आयतन का भाग लगा दो, एकांक आयतन में आ जाएगी। तो ये पूरे आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकली, या पूरे आयतन का कार्य निकला, या अल्पांश आयतन का? तो इसका जवाब है अल्पांश आयतन का निकला है। हमको पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले की तरह क्या करो? समाकलन। तो संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर, यह लाइन लिख लेना, संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन 2 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डॉट dr। यहां से w आ जाएगा, w 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन में r स्क्वायर डॉट dr।
W बराबर इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, छोटा सा इंटीग्रेशन है कितना r³/3, इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, उसी का भाग लगा दो, इतना आ गया। ठीक है, चूंकि किया गया कार्य ही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा U, तो U बराबर कितना आ गया 2πε0 इंटू E² इंटू r³/3। यह संपूर्ण चालक, यह संपूर्ण चालक की स्थितिज ऊर्जा है, यह संपूर्ण चालक की स्थितिज ऊर्जा है। संपूर्ण चालक मतलब पूरे चालक में टोटल स्थितिज ऊर्जा इतनी है, किसकी वजह से, विद्युत आवेश की वजह से। और विद्युत आवेश से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के कारण एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालनी हमको, तो ये संपूर्ण आयतन की आ गई। तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा समझो, इसको मैं स्मॉल u से व्यक्त करूंगा, स्मॉल u से डिनोट करेंगे। स्मॉल u बराबर संपूर्ण आयतन की कुल स्थितिज ऊर्जा बटे इसका संपूर्ण आयतन। संपूर्ण आयतन में जितनी भी स्थितिज ऊर्जा उसमें आयतन का भाग लगा दूं तो एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा उसका जवाब मिल जाएगा। तो कैपिटल U का मान कितना 2πε0 इंटू E² इंटू r³/3 और पूरे आयतन का भाग लगाएंगे तो कितना 4/3 पाई r³। तो देखो r³ से r³, पाई से पाई, 3 से 3, ये कट गया, क्या बचा, ये इससे 2 बार कट गया। तो स्मॉल u बराबर देखो ये इससे 2 बार कट गया तो 1/2, 1/2 यहां से क्या बचा ε0 इंटू E² और कुछ नहीं बचा, बस इतना ही। ये एकांक आयतन की क्या आ गई स्थितिज ऊर्जा। तो ये वाली जो स्थितिज ऊर्जा थी यहाँ पे ये कैपिटल U, ये तो है संपूर्ण गोले की स्थितिज ऊर्जा, और स्मॉल u आई है इसके एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। अगर तुमको पिछला वाला डेरिवेशन याद रहा हो, अभी कुछ मिनटों पहले मैंने करवाया है पिछले वाला डेरिवेशन, उसमें दाब का मान भी यही आया था, बट अंतर इतना सा है कि इसका मात्रक तो होगा जूल पर मीटर क्यूब। इसका मात्रक बता देता हूं क्यों होगा, कोई जवाब देगा भाई। देखो यहां पे ये है स्मॉल u बराबर कैपिटल U, स्मॉल u बराबर है कैपिटल U अपॉन में v। स्मॉल u क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक तो क्या हुआ जूल पर मीटर क्यूब, किसका, एकांक आयतन की ऊर्जा। लेकिन दाब भी तो यही आया था 1/2 ε0 E²। हाँ फॉर्मूला यही रहेगा, बट उसका मात्रक बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल, वो ही हमको लेना है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे इतना ही, और मिलेंगे कल अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम देखूंगा मैं का टॉपिक और बचा है, तो कोई टॉपिक बचा है तो उसको ले लेंगे, साथ में थोड़े बहुत बेसिक न्यूमेरिकल, और अगर कोई एडवांस न्यूमेरिकल मुझे ऐसा मिला जो कि इन टॉपिकों पे या पिछले जो कराए उन पे बेस्ड है तो मैं इसमें करा दूंगा।